बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके पास जो हैंड आउट है वो है न्यूप्लाज्म। सबने अपना 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 हैंड आउट खोला हुआ होगा। बेसिकली 9 पेजेस हैं जिसमें जितना आसान करके आसान लैंग्वेज में लिखा जा सकता था उतना आसान लैंग्वेज में इसको हैंड आउट को बनाया है। उसके बावजूद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है जी, जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले मैं वो कर लेती हूँ। हो सकता है कि वो सबका ही क्वेश्चंस हो मिलते जुलते। पहले वो 4 क्वेश्चंस जो आए हुए हैं पहले वो मैं आंसर कर देती हूँ। उसके बाद फिर आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। जो पहला सवाल है मेरे पास वो ये है कि मेटास्टेसिस समझा दें डिटेल में। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्प्लांट इंटर कन्वर्टेबल किस तरह से होते हैं। अब ये जो सवाल है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्प्लांट का, क्या ये यहाँ पे था हमारे इधर हैंड आउट में था ये चीज? अच्छा जी, चलो पहला सवाल जो आया है, मेरा ख्याल है सभी को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मेटास्टेसिस के हवाले से। देखें, पहले तो एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर या ट्यूमर जो भी हम कह लें, एक न्यू ग्रोथ होती है, इसलिए उसको न्यूप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, न्यूप्लाज्म को फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं इनटू बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है जी, जो बिनाइन होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे गिवन है। वो क्या क्या है कि दे आर क्या कहना चाहिए, इनोसेंट ट्यूमर्स, लोकलाइज होते हैं। यानी लोकलाइज किस तरह से होते हैं कि बेसिकली इनके अंदर स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी नहीं होती। अगर सर्जिकल रिमूवल किया जाए तो दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। और जो है इस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं उनका हीलिंग जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। और इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल है वो तो बहुत ही अच्छा है। इसके मुकाबले में अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करते हैं तो दे आर कैंसर। कैंसर जो है वो लैटिन वर्ड में क्रैब को कहा जाता है। जिस तरह क्रैब के हाथ पैर फैलते हैं, जो 6 टांगे उसकी चारों तरफ निकली हुई होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से कैंसर को क्रैब से तस्बीह दी गई है कि यानी जो क्रैब की जो सेंटर बॉडी है वो मेन ट्यूमर हो गया और उसके बाद जो वो कैंसर फैलना शुरू करता है सराउंडिंग टिश्यूज में, तो उसकी क्रैब की लाइक फूड प्रोसेसेस बन जाते हैं। देयरफॉर इट इज नोन एज कैंसर। मैलिग्नेंट होता है, फैल सकता है, लोकली भी फैलता है और फिर डिस्टेंट साइट्स के ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है नेमिंग ऑफ कैंसर्स किस तरह से आपको कैसे पता चलेगा कि फलाने ने फॉर एग्जांपल फाइब्रोएडिनोमा बोला है। तो फाइब्रोएडिनोमा बेसिकली क्या है, बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसके नाम से जाहिर हो जाता है। यानी कि से फॉर एग्जांपल मैंने फाइब्रोएडिनोमा बोला है तो फाइब्रोएडिनोमा का मतलब है बिनाइन ट्यूमर है। क्यों? इसलिए कि इसको डेजिग्नेट किया जाता है सफिक्स ओमा के साथ, OMA के साथ। ठीक है, फाइब्रो एडिनोमा अगर मैं बोल रही हूँ तो फाइब्रो मींस फाइब्रस, एडिनो मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू, ओमा बिनाइन टिश्यू। यानी ग्लैंडुलर टिश्यू या तो फाइब्रस टिश्यू ग्रो हुआ है ग्लैंड के अंदर, उसकी वजह से फाइब्रोएडिनोमा हुआ है, या फाइब्रस टिश्यू के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू डेवलप हो गया है लेकिन चूंकि वो लोकलाइज है, ज्यादा फैलने की उसके चांसेस नहीं है, इस वजह से वो फाइब्रोएडिनोमा कहला रहा है। बात समझ में आ रही है ये? यानी एडिनोमा बेसिकली ग्लैंडुलर पैटर्न होता है, फाइबर जो है वो फाइबर से, फाइब्रस जो है वो फाइबर से निकला है। फाइब्रोएडिनोमा का मतलब क्या हुआ कि या तो ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर फाइबर्स जनरेट हो गए या फाइब्रस टिश्यू में ग्लैंडुलर पैटर्न जनरेट हो गया। दोनों सूरतों में फाइब्रोएडिनोमा कहलाएगा अगर वो फैल नहीं रहा है, लोकलाइज है तो। अब अगर फॉर एग्जांपल वही चीज कैंसर में तब्दील हो जाती है तो कैंसर में आप उसको 2 तरीके से नेम देते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने एनाटॉमी में जब हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एक टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा टिश्यू जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर तो कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर है तो सार्कोमा कहलाएगा, अगर एपिथेलियल टिश्यू का ट्यूमर है तो कार्सिनोमा कहलाएगा। ठीक है जी, अगर कोई नाम के साथ कार्सिनोमा लग रहा है तो कार्सिनोमा का मतलब क्या है कि ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कैंसर के रोग किया है। सार्कोमा लग रहा है तो इसका मतलब है कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर ग्रो कर रहा है। अब कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स अलग हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स अलग हैं, तो यू कैन वेरी वेल डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ठीक है जी, यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई, कोई सवाल है किसी का तो यहाँ पूछ लो आप। मैम ये जो आपने फाइब्रो एडिनोमा कहा, यहाँ पे फाइब्रो नोमा लिखा, फाइब्रोमा लिखा हुआ है, यानी कि एडी नहीं है वर्ड,
तो ये एक ही चीज है? फाइब्रोमा, हाँ वो एक ही चीज है फिर, यानी नहीं नहीं, वो फाइब्रोएडिनोमा और फाइब्रोमा अलग चीज है। फाइब्रोमा का मतलब क्या है, ट्यूमर है, लोकलाइज्ड ट्यूमर है जिसमें फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, दैट इज। अगर एडिनोमा बोल रहे हैं खाली तो इसका मतलब है कि ग्लैंड के अंदर जो है वो बिनाइन ट्यूमर बन गया। फाइब्रोएडिनोमा का मतलब है दोनों पैटर्न्स एक साथ कंबाइन हो गए। ठीक है। आ रही बात समझ में? यस लेकिन मैम। चूंकि वो लोकलाइज है, फैल नहीं रहा, इस वजह से वो बिनाइन कैटेगरी में आएगा। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, आगे किसी और ने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? मैम यही क्वेश्चन था, आंसर हो गया। चलो जी ठीक है। अच्छा जी ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड देख लो, आपको यहीं पे आप लोग शायद ना पूछो या आप लोगों को समझ में ना आए, इसके लिए ये वर्ड है टेराटोमा। नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। यस मैम। टेराटोमा, टेराटोमा बेसिकली एक मेच्योर या इमेच्योर सेल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, मलगोबा टाइप ट्यूमर होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, तो सबसे पहले जब सेल्यूलर स्टेज के बाद लेयर्स बननी शुरू होती हैं, तो हमारी बॉडी में 3 लेयर्स बन जाती हैं, जर्मिनल लेयर्स कहलाती हैं। उन 3 जर्मिनल लेयर्स से फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म कहलाती हैं ये 3 जर्मिनल लेयर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो एक्टो, एंडो और मीजोडर्म्स है, यूजुअली अगर जनरलाइज पैटर्न से देखा जाए तो एक्टोडर्म से जो है आपकी स्किन और बाहर की जो कवरिंग जो लेयर्स हैं वो बनती है। एंडोडर्म से आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उनकी तमाम की जो एंडोथीलियम हो गई या जो इनर मोस्ट लेयर हो गई जीआईटी की, उस तरह की जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो इनर मोस्ट लेयर्स होती हैं वो बनती हैं एंडोडर्म से। मीजोडर्म जो बीच में बचता है वो बनाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स का टिश्यू। आ रही बात समझ में? तो ये 3 जर्मिनल लेयर्स हैं जो कि बाद में डिफरेंशिएट होकर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं, बॉडी की कवरिंग्स बनाती हैं, कहीं से हेयर्स निकलते हैं, कहीं से टीथ निकलते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर तीनों जर्मिनल लेयर्स एक कैंसर में इंक्लूड हो जाए, यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया अगर एपिथेलियम इन्वॉल्व हो रही है तो कार्सिनोमा कहलाएगा। ठीक है, अगर तो मीजोडर्म इन्वॉल्व हो रहा है यानी कि आपका जो मतलब कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है तो आपका सार्कोमा कहलाएगा। दोनों अगर फैल नहीं रहे हैं तो वो ओमा के साथ मिलकर आपका बिनाइन ट्यूमर कहलाएगा। लेकिन अगर आपकी तीनों जर्मिनल लेयर्स इंक्लूड होके एक कंबाइंड कैंसर बना रहे हैं तो वो जो ट्यूमर है वो टेराटोमा कहलाता है। टेराटोमा का नाम जहन में आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 3 जर्मिनल लेयर्स, यानी ये ऐसा कैंसर है, ये बिनाइन भी हो सकता है या मेलिग्नेंट भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा कैंसर है जिसके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर्स के पार्ट्स मौजूद होंगे। अच्छा, इंतहाई बदसूरत किस्म का ये कैंसर होता है क्योंकि कभी कभी जब आप उस कैंसर को निकालते हैं उसमें से हेयर भी ग्रो कर रहे होते हैं, उसमें कहीं कहीं दांत भी मौजूद होते हैं, नाखून भी मौजूद होते हैं और बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी डिफरेंट डिपिक्शन हुई होती है। इंतहाई बदसूरत किस्म का कैंसर होता है, देख के एक तरह से एक वो ना तो उपकाई आने वाली जो कैफियत होती है वो बिल्कुल वो होती है, इंतहाई बदसूरत कैंसर होता है। ठीक है, अब बिनाइन है तब भी और मेलिग्नेंट है तो ऑब्वियसली वो तो और ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई टेरेटोमा की? टेरेटोमा, बस मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि अगर हम बाकी जगह के जो कैंसर्स की बात करते हैं वहां पे सिंगल जर्मिनल लेयर इन्वॉल्व हो रही होती है, टेरेटोमा में आपकी तीनों जर्मिनल लेयर्स इन्वॉल्व हो रही होती है। इतनी बात, इतना डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके। मैम टेराटोमा मैलिग्नेंट है या बिनाइन है? दोनों हो सकते हैं बेटा, दोनों हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बिनाइन भी हो सकता है, अगर वेल डिफाइंड होगा तो बिनाइन होगा। अगर तमाम जर्मिनल लेयर्स के जो टिश्यूज हैं अगर वो एक दूसरे से डिफाइन हो रहे हैं, सेपरेटली नजर आ रहे हैं, तो वो जो है बिनाइन ट्यूमर कहलाता है। लेकिन अगर वो सारे आपस में इंटरमिक्स हुए हुए हैं और बदसूरती के लेवल और बढ़ गया है ट्यूमर का, तो फिर वो मेलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। ठीक है, जिसमें सेल्स की लेयर्स जो है, लेयर्स की जो 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 टिश्यूज है वो मेच्योर भी नहीं होते, इमेच्योर होते हैं, यानी बाल नाखून एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हुए होंगे। ठीक है जी। इसी तरह से आपके जो है वो दांतों के साथ जो है वो स्किन लगी हुई होगी, तो मतलब वो अजीब सा और गंदा सा लग रहा होता है। जी, कुछ नहीं देख रहा। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये किसी मतलब हेयर्स के साथ जहाँ पे हेयर्स ग्रो हो रहे होंगे
वहीं पे होगा या किसी भी बॉडी पार्ट पे ये सारी चीजें मिक्स होके वो अपीयर हो रही होंगी? टेराटोमा का मतलब ये है कि कहीं पे भी जो कैंसर बन रहा है उसमें तीनों जर्मिनल लेयर्स के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। समझ में आ रही है? वो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। कहीं पे भी उसमें टीथ आ जाएंगे, कहीं पे भी हेयर आ जाएंगे और उसी में वो सारी कार्टिलेज और एग्जैक्टली जी बिल्कुल। मैम क्लियर? ट्यूमर जो है मैम, कैंसर और ट्यूमर में बिग डिफरेंस क्या है मैम? ट्यूमर जो है वो कैंसर में चेंज हो सकता है? देखो, ट्यूमर और कैंसर हम अपने आसानी के लिए बोल रहे हैं। ट्यूमर हम बिनाइन को बोलते हैं, कैंसर हम मेलिग्नेंट को बोलते हैं। अगर तो बाय द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट और हर तरह से वो नहीं फैल रहा और अपनी जगह पे रह रहा है और ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो ट्यूमर है। अगर तो वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, फैलना शुरू कर देता है, तो वो कैंसर है। ओके, सही है? बात समझ आई? यस मैम। यानी ट्यूमर और कैंसर जो हम बोल रहे हैं या बिनाइन या मेलिग्नेंट जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? उसके रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट पहली चीज, और उसका जो अपीयरेंस है उसकी बेस पर बोल रहे हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आगे चलें या अभी यहाँ पे और कोई क्वेश्चन और है? चले आगे। अच्छा, आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन और एनाप्लेजिया समझ में आ गया था? मैम इसमें यही था ना कि अगर एक ट्यूमर सेल जो है हमारे नॉर्मल सेल से बिल्कुल उसके रिजेंबल है तो वो डिफरेंशिएशन है। और अगर स्ट्रक्चरल में जो है ना स्ट्रक्चरल फंक्शंस लॉस हो गए सारे तो उससे हम एनाप्लेजिया बोलते हैं। सही, बिल्कुल सही, यही बात है। यानी कि अगर तो सेल के ट्यूमर सेल जो है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो नॉर्मल काउंटर पार्ट है उसके तरह का है, उससे करीब तरीन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, तो वो डिफरेंशिएटेड कैंसर कहलाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर बिल्कुल ही शक्ल चेंज हो जाती है, बिल्कुल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लॉस हो जाता है, तो फिर आप उसको एनाप्लेजिया कहेंगे। मैम ये चीज तो सही है मैम, आगे नीचे लिखा हुआ है कि एनाप्लेसिया इज द हॉलमार्क ऑफ मेलिग्नेंसी। ठीक है, बिल्कुल सही है। एनाप्लेजिया का मतलब यही है ना कि देखो, आपका स्ट्रक्चरल लॉस भी हो गया और जो फंक्शनल लॉस भी हो गया, यानी सेल्स अपने नॉर्मल जो काउंटर पार्ट की तरह के दिख भी नहीं रहे और वो फंक्शन भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे जो नॉर्मल काउंटर पार्ट सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो कैंसर ही है ना, आउट ऑफ द बॉक्स हो गई ना, मतलब बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन है। यस मैम। तो मैम डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन और एनाप्लेसिया सिर्फ एक ही ऊपर तो लिखा हुआ है कि वो एक ही चीज है कि एनाप्लेसिया और डी डिफरेंशिएशन। नीचे लिखा हुआ उन्होंने कि डी डिफरेंशिएशन से भी एनाप्लेसिया से भी आगे डिफरेंट है। देखो, एनाप्लेजिया बेसिकली इट्स अ सेंट्रल पॉइंट बिटवीन अनडिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है बिल्कुल कोई मैचिंग नहीं है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब है मतलब थोड़े चेंजेस मौजूद हैं। समझ में आई? एनाप्लेजिया उन दोनों के दरमियान की चीज है बिल्कुल। मतलब आप अनडिफरेंशिएटेड डी डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज ना हो। अगर आप एनाप्लेजिया बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि शुरू में डी डिफरेंशिएशन होगी जो कि एंड होगी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के ऊपर। समझ में आ रही है? तो वो बीच की एक टर्मिनोलॉजी है जो दोनों की तरफ, एक एक्सट्रीम पे डी डिफरेंशिएशन होती है, दूसरे एक्सट्रीम पे अनडिफरेंशिएशन होती है। लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लॉस किसी ना किसी लेवल पे हो रहा है। अब वो 70-30 हो सकता है, फिर 60-40 हो सकता है, फिर 50-50 हो सकता है, फिर बिल्कुल ही उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, ये जो चीज है ना वो बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल 50-50 है या 70-30 अच्छी साइड पर है, ठीक है, तो वो डी डिफरेंशिएशन कहलाएगा। लेकिन 70-30 दूसरी साइड पर हो गया तो अनडिफरेंशिएटेड हो जाएगा। बात समझ में आई? इस तरह से है। तो एनाप्लेजिया इन दोनों टर्म्स के दरमियान की टर्म है, डी डिफरेंशिएशन से लेके अनडिफरेंशिएशन तक। अनडिफरेंशिएशन में कंप्लीट स्ट्रक्चरल फंक्शनल लॉस हर तरह से, मतलब यानी एक तरह से समझो कि वो जो गदर मच जाता है ना, जिसमें बिल्कुल कैंसर हाथ से निकल जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसमें आपकी यूजुअली जो टर्मिनल स्टेज कैंसर्स कहलाते हैं, बेसिकली अनडिफरेंशिएशन उसको कहा जाता है। समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब और क्या चीज पूछनी है? ये टॉपिक इतना कंप्लीट हो गया? ये अच्छा, न्यूक्लियाई का जो रेशो वगैरह समझ में आ गया था? यस मैम, ये भी थोड़ा सा बता दें इसको दोबारा से कि ये 2.2:1 इंस्टेड ऑफ 1:4
देखो यूजुअली जो नॉर्मल जो सेल होता है उसमें आपका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो जो होता है ना, अगर बहुत बड़ा न्यूक्लियस भी है ना तो 2:1 का रेशियो होता है, यानी आपका साइटोप्लाज्म का जो है न्यूक्लियस हाफ होगा, बराबर बिल्कुल 50-50% होगा। लेकिन जब उल्टा होता है ना, जब सेल उल्टा होता है तो उस वक्त फिर क्या हो जाता है कि 1:4 हो जाता है, यानी साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस की जो साइज है वो बढ़ती चली जाती है। मैं आपको इसको एक मिनट ठहरो, मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको। एक मिनट, मैं एक पिक्चर आपको साथ वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर मैं बता दूँ। ये देखो, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल सेल बनाया हमने, ये नॉर्मल सेल की आउटलाइन है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है जी। तो 1:2 का रेशियो हो गया, यानी 1 न्यूक्लियस का साइज हो गया और 2 जो है वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई? आ रही है मैम, हमारे पास हुई है। बेटा एक दफा आप उसको रिफ्रेश करके देखो, स्क्रीन तो शेयर हुई है, मेरे पास तो शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट, आ रही है या मैं दोबारा शेयर करूं? आ रही है मिस। एक मिनट ठहरो, मैं दोबारा शेयर करती हूँ, बस सबको नजर आना चाहिए। एक मिनट, अब बताओ बेटा, सबको आ रही है नजर स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं ये कह रही थी कि देखो ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म के साथ जो रेशियो बन रहा है, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म से रेशियो बन रहा है 1:2 का बन रहा है, ये नॉर्मल सेल है आपका, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है कि ये आपका सेल हो गया, इसका आप समझ लो 1/4, 4:1 का मतलब क्या है कि 4:1 लेवल का न्यूक्लियस से लेके, यानी इतना बड़ा न्यूक्लियस, अब उसको सेंटर में कर दें, या फिर 6, ये मैंने शायद 8 खाने बना दिए, सॉरी एक मिनट है, 1 4 नहीं, ठीक है, ये 1:6 का रेशियो हो गया। तो इसमें आपका 1:6 के रेशियो से लेके 1:4 के रेशियो तक न्यूक्लियस हो सकता है। सॉरी मैं कुछ उल्टा बोल गई हूँ, एक मिनट ठहरो। हाँ उसमें तो बढ़ता सर, है। मैं समझ गई, नहीं आई एम सॉरी, मैं आपको गलत बता रही हूँ। देखो आपका जो नॉर्मल सेल का जो रेशियो होता है, ये मैंने गलत बताया है, मैं थोड़ा इसीलिए मुझे याद आ गया। जो नॉर्मल सेल का रेशियो होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म 6 पार्ट्स होता है, ठीक है, और उसमें 1 पार्ट न्यूक्लियस होगा, जैसे ये बनाया है, या 4 पार्ट का साइटोप्लाज्म होगा और 1 पार्ट का न्यूक्लियस होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जो नॉर्मल की जगह जो कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल के अंदर आपका जो है वो 1:2 का रेशियो हो जाता है, यानी आपका जो न्यूक्लियस होता है वो इतना बड़ा हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर लेता है, और आपका जो साइटोप्लाज्म है वो कम रह जाता है, ठीक है। ये 50-50 का रेशियो बन जाता है कैंसर सेल के अंदर। अब समझ में आ गई बात? यस मैम, समझ में आ गई। ठीक है जी, न्यू शेयर करते हैं, वापस से हम पिक्चर पे जा रहे हैं। अच्छा, रेट ऑफ ग्रोथ, अच्छा यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब रेट ऑफ ग्रोथ पर आ जाए। मैम इसमें एक और हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लाई में मैम उसका कलर भी ज्यादा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। बिल्कुल डार्क कलर के हो जाएंगे। आपके जो न्यूक्लियस है ना वो हाइपरक्रोमैटिक इस तरह से हो जाता है कि एक तो न्यूक्लियोलस बढ़ जाता है, ठीक है, फिर उसके अलावा आपका जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो डेंस हो जाते हैं। तो अब जब वो डैमेज न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना तो वो जो स्टेन है वो ज्यादा पकड़ते हैं। तो जो कैंसर सेल के जो न्यूक्लियाई होंगे वो ज्यादा स्टेन हाइपरक्रोमैटिक होंगे, यानी वो ज्यादा स्टेन उठा रहे होंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स, ठीक है, डेंस क्रोमैटिन की वजह से। डाई जब किया जाएगा तो उस वक्त वो ज्यादा वो अपीयर हो रहे होंगे बड़े बड़े। जी, मतलब से फॉर एग्जांपल मैंने कैंसर, मुझे लगता था कि एक पेशेंट को कैंसर है, उसका मैंने सर्जरी कराई, सर्जरी करा के उसका टिश्यू जो है वो मैंने टाइपिंग के लिए भेजा, ठीक है। अब वो जो मैंने टिश्यू टाइपिंग के लिए भेजा तो उसकी ऑब्वियसली एक तो कैंसर स्टेजिंग होगी और ये देखा जाएगा कि ट्यूमर है कि कैंसर है। तो अगर तो ट्यूमर होगा
तो उसके अंदर जो है जो जो हिस्टोपैथोलॉजी की जो स्लाइड बनेगी ना, तो जितना पोर्शन ट्यूमर का होगा वो डार्क स्टेन हुआ होगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि जो है ना ये तो कैंसर की तरफ जा रहा है। अगर उसके अंदर मुझे माइटोसिस नजर आ गई, यानी माइटोटिक बॉडीज भी नजर आ गई बहुत सारी, के हर दूसरे तीसरे सेल के अंदर माइटोसिस होती नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर नहीं है। बात समझ में आई? यानी हिस्टोपैथोलॉजी पे हम दो चीजों से कंफर्म कर रहे होते हैं। पहली चीज हाइपरक्रोमैटिज्म ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि नॉर्मल सेल के मुकाबले में हाइपरक्रोमैटिज्म ज्यादा होगा कैंसर सेल्स के अंदर, तो वो बिल्कुल अलग से ना, कैंसर सेल्स बिल्कुल अलग से डिफरेंशिएट हुए दिखाई दे रहे होते हैं। लाइट कलर का स्टेन आपको नॉर्मल टिश्यू में नजर आ रहा होगा, जो कैंसर सेल्स होंगे वो बिल्कुल डार्क स्टेन हो रहे होंगे। लेकिन साथ में अगर फॉर एग्जांपल आप ये भी देखना चाह रहे हैं कि ये टिश्यू फिर भी कंफर्म करने के लिए कि बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, तो अगर आपको उसमें माइटोटिक बॉडीज नजर आनी शुरू हो गई, माइटोटिक स्पिंडल्स दिखाई दे रहे हैं आपको सेल्स के अंदर, तो इसका मतलब है ये तो पक्का जो है वो कैंसर है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ये तेजी से ग्रोइंग कैंसर है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। मैम ये एफ वाला पॉइंट डिस्टिंक्टिव एंड न्यूमरस माइटोटिक फिगर्स, यही तो बता रही थी इतनी देर से। माइटोसिस, हाँ, ये मतलब बहुत सारे और डिस्टिंक्टिव, यानी आपको माइटोटिक फिगर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर? यस मैम। मैम हाइपरक्रोमेटिज्म से हम ट्यूमर का पता लगाएंगे? हाँ जी, कि ट्यूमर है या नहीं है। मैम लेकिन अगर डी डिफरेंशिएटेड स्टेज पे हमारा अनकंट्रोलेबल है, जब भी हाइपरक्रोमेटिक स्टेट नजर आएगी हमें। हाँ जी, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी हो क्या रहा होता है बेसिकली कि आपके जो डीएनए होता है ना, उसमें हो जाती है किसी किस्म की म्यूटेशन, जिसके नतीजे में कैंसर डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे जो नई फैमिलीज बनती चली जाती है ना सेल्स की, उनके अंदर जो डिफरेंशिएशन का जो फैक्टर है वो कम होता चला जाता है। यानी से फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास अब जो कैंसर बना है उसमें 10 जनरेशंस के सेल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, स्टेज 1 से लेके स्टेज 10 तक 10 जनरेशंस आ गई हैं सेल्स की, यानी 10 टाइम्स माइटोसिस हो चुकी है उन सेल्स की। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि जो हर स्टेप होगी उसके ऊपर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता चला जाएगा। तो जो फाइनली मुझको जो 10 स्टेज पे, जब अगर मैंने उस टाइम पे हिस्टोपैथोलॉजी की है, टिश्यू की बायोप्सी करके मैंने वो पोर्शन निकाला है कैंसर का, और उसकी मैं हिस्टोपैथोलॉजी करूंगी, तो मुझे उसमें एक तो प्लियोमॉर्फिज्म भी नजर आएगा, यानी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके मुकाबले में कैंसर सेल्स का शेप चेंज होगा। दूसरी चीज क्या होगी कि उनका जो है वो हाइपरक्रोमैटिज्म होगा। और तीसरा, अगर तो बहुत ही ज्यादा सिवियर किस्म का केस है तो उसमें आपको माइटोटिक फिगर्स भी बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तीनों चीजें जो है ये कंफर्म कर देंगी कि जो है आपका जो कैंसर है वो मतलब अब बिल्कुल एंड स्टेज की तरफ जा रहा है, या कैंसर है, एटलीस्ट डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी। ठीक है जी मैम। ऑलराइट, रेट ऑफ ग्रोथ में क्या चीज, कोई चीज समझ में आई, मतलब कोई चीज परेशान तो नहीं करी थी? रेट ऑफ ग्रोथ और लोकल इन्वेजन में कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर मैं मेटास्टेसिस बताती हूँ। एनीबॉडी? मैम रेट ऑफ ग्रोथ में लास्ट टाइम देयर विल बी स्टिल सम ट्यूमर्स व्हिच रिमेन अनडिटेक्टेड थ्रूआउट द लाइफ। तो मैम इसमें वो ट्यूमर तो होता है लेकिन वो पूरी लाइफ उसका मैम वो डायग्नोज ही नहीं होता, या क्या समझ में नहीं? हाँ, देखो ये तो बहुत ही आसान सी, नहीं बेसिकली इसमें डी डिफरेंशिएशन और अनडिफरेंशिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप की म्यूटेशन हुई है। कैंसर बनने के बाद कुछ एक स्टेज आई जहाँ पे या तो उसकी ब्लड सप्लाई कट गई तो वो अपनी जगह पे रुक के रह गया, या उसके अंदर इन्वेजिव पोटेंसी जनरेट नहीं हो सकी, या उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई वल्नरेबिलिटी ना जनरेट हो सकी, तो वो जैसा था वैसा ही अपनी जगह पे रुक गया। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ पता ही नहीं चला, किसी और रीजन से डेथ हुई, जब उस अलग रीजन से डेथ हुई उसका पोस्टमार्टम किया तब जाके पता चला कि जी पेशेंट को तो कैंसर भी था, जो लेकिन मतलब उसने ऐसे नहीं फैला था कि वो अपने सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता। सिम्टम्स शो करे या मैम पेन वगैरह, तो मैम कुछ नहीं, बिल्कुल खामोश, डोरमेंट कैंसर कहलाता है ये, बिल्कुल खामोश रहता है वो। ठीक है, यानी मैं आपको इस तरह से भी बता सकती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी अम्मी की डेथ हुई,
ठीक है। जब उसकी अम्मी की डेथ हुई तो जिस टाइम पे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो बेसिकली किडनी फेलियर के लिए जाया गया था उनको हॉस्पिटल। तो जब किडनी फेलियर के लिए ले जाके हॉस्पिटल में लेके गए हैं, जब डायग्नोसिस का प्रोसेस शुरू हुआ है तो डॉक्टर ने बोला कि इनको कैंसर है कहीं का। जब आप जरा डॉक्टर का जुमला सुने, इनको कैंसर है कहीं का, ये मालूम नहीं है किधर का, कहीं का कैंसर है इनको। ठीक है, इनको जो किडनी में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सेकेंडरी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी किडनी में मेटास्टेसिस आई है, किडनी फेल हुई है उस मेटास्टेसिस की सेकेंडरी। लेकिन जो ओरिजिनल कैंसर है वो डेथ होने तक पता ही नहीं चला। मतलब वो उनको इतना लेवल सेकेंडरी कैंसर से उनकी किडनी इतनी खराब हो गई थी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस ही उनकी डेथ हो गई। ओरिजिनल कैंसर पता ही नहीं चला कहां गया। अब मसला क्या था कि उसमें सिम्टम्स, ओरिजिनल कैंसर में सिम्टम्स ही नहीं आए, वो खामोशी के साथ बढ़ रहा था। जो उसका जो सेकेंडरी मेटास्टैटिक ट्यूमर था उसने सिम्टम्स क्रिएट किए जाते। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ कैंसर्स में ऐसा भी होता है कि जो प्राइमरी कैंसर होता है वो अपनी जगह मौजूद रहता है और किसी किस्म के सिम्टम्स एंड तक क्रिएट नहीं करता। ऐसा भी होता है। अब आप पूछो क्या पूछ रही हो। मैम इसका जो ये पहले वाला जो इस केस में उसका जो किडनी फेलियर हुआ था, जो मैम उसका ही सिम्टम की वजह से या उसकी वजह से ही ये किडनी फेलियर हुआ था, या ये अलग से इसका सिम्टम जनरेट सेकेंडरी हुआ था ना, जो सेकेंडरी ट्यूमर किडनी में जाके सेटल डाउन हुआ था ना, उसने किडनी फेलियर किया था पेशेंट का। सही है। अच्छा, लोकल इन्वेजन तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा ना। लोकल इन्वेजन का मतलब क्या है? मतलब लोकल टिश्यू को इन्वेड करना, कोई सा केमिकल रिलीज करना जिसके नतीजे में आपका जो टिश्यू है वो डैमेज होगा, और डैमेज होने के नतीजे में कैंसर अपनी कैप्सूल तोड़ के बाहर निकल आएगा और फिर जाके बराबर वाला जो टिश्यू है उसको इन्वेड करना शुरू कर देगा। ये तो आ गया। अच्छा, बिनाइन ट्यूमर्स में ये ना फाइब्रस कैप्सूल है, ठीक है, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि कुछ होते हैं ऐसे जिनमें कैप्सूल भी नहीं है फिर भी वो कैंसर नहीं है। कहाँ पे लिखा है? लाइन बताइए। हाँ, दे आर स्टिल, हाँ फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। हाँ देखो, बेसिकली बात क्या हो रही है कि वही बात है कि वल्नरेबिलिटी, फैलने की सलाहियत कितनी है। अगर तो इनकैप्सुलेटेड नहीं है उसके बावजूद नहीं फैल रहे तो इसका मतलब है कि बिनाइन है। लेकिन अगर इनकैप्सुलेटेड है और फैल रहे हैं तो आप उसको बिनाइन थोड़ी बोलोगे। कि अगर कैप्सूल बनी हुई है और वो धड़ाधड़ फैले चला जा रहा है, कैंसर इनकैप्सुलेटेड दिखाई भी दे रहा है लेकिन वो दूसरी जगहों पे भी उसके जो है मेटास्टेसिस बन गए हैं, तो क्या आप उसको बिनाइन ट्यूमर बोलोगे? नहीं ना। तो वही वाली सिचुएशन है ये। क्लियर? कार्सिनोमा इन साइटू समझ में आ गया? मैम इसका एक्सप्लेन कर दे। देखो, कार्सिनोमा इन साइटू का मतलब क्या है बेसिकली कि आपका जो कैंसर है वो कैंसर है, ठीक है, फैलने की सलाहियत रखता है, लेकिन अभी वो फैल के लोकलाइज टिश्यू में गया नहीं है जस्ट बिफोर दैट। यानी वो अपने ही एरिया के अंदर फैल तो रहा है लेकिन अपने एरिया से बाहर नहीं निकला है, तो कार्सिनोमा इन साइटू कहलाएगा। जैसे ही वो अपने एरिया से बाहर निकल के आएगा वो कार्सिनोमा इन साइटू नहीं रहेगा, उसके बाद वो इन्वेजिव कैंसर हो जाएगा। इसको मैं एग्जाम्पल मतलब मैं फिगर ड्रॉ करके बता देती हूँ ताकि आपको जरा आसानी हो जाएगी इसमें। एक मिनट ठहरो। स्क्रीन शेयर हो गई? यस मैम हो गई। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे ये एक मैंने कैंसर बनाया, कैंसर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये स्किन का मैंने टिश्यू बनाया है, ये स्किन का कैंसर है, ठीक है जी। अब ये आपके कैंसर नॉर्मल सेल्स है। किस तरह से नॉर्मल है भाई? ठीक है जी। इसके बाद मैं बना रही हूँ ये समझ में आ रहा है ना? दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है, नॉर्मल टिश्यू सेल्स और कैंसर सेल्स में? यस मैम। ठीक है जी। अब
न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस देख सकते हो आप कितना बड़ा हो गया और हाइपरक्रोमैटिक हो गया। ऑब्वियसली इसके न्यूक्लियाई देखिए और इसके न्यूक्लियाई देखें कि साफ कंपैरिजन में पता चल रहा है कि कौन सा हिस्सा कार्सिनोमेटस है। अब क्या है, देखो ये पूरी एपिथेलियम है, एपिथेलियम की पूरी एक्सटेंट तक ये कैंसर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी ये इस एपिथेलियम के बाउंड के अंदर ही है, ठीक है, ये अभी इस एपिथेलियम के बाउंड के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा, कार्सिनोमा इन साइटू। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि इसने ये टिश्यू ब्रेक किया और यहां से इसके सेल्स जो है वो निकल के सराउंडिंग जो एपिडर्मिस तो ये था जिसमें था कैंसर, अब ये डर्मिस में एंटर हो गया। अब क्या हुआ, ये अपनी साइटू से बाहर निकल गया, अपनी जो एपिथेलियम की जो स्टेज थी उससे बाहर निकल गया, तो अब ये क्या कहलाएगा, इन्वेजिव कार्सिनोमा। क्लियर है ये बात? ये है लोकल इन्वेजन, समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद है फिर मेटास्टेसिस। अच्छा, थोड़ा डिफाइन करते हैं। हाँ मैं यही कर रही हूँ, मेरे पास 2 सवाल और भी आए हुए मेटास्टेसिस के हवाले से। तो मेटास्टेसिस बेसिकली क्या होता है कि ओरिजिनल कैंसर का अपने जगह से टूटना और टूटने के बाद डिस्टेंट एरिया में जाके सेटल होके दोबारा से वहां पे कैंसर बना देना, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। समझो बात को, जो लोकल एरिया है उस लोकल एरिया से निकला कैंसर जिस जगह पे है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ही बताती हूँ आपको, वापस से मैं आपके साथ वही पिक्चर शेयर कर रही हूँ जो अभी मैंने ड्रॉ की है। देखो शेयर हो रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 चीजें, पहले मैं वो बनाती हूँ, आप मुझे बताना कि ये मैंने क्या बनाया। ये क्या बनाया मैंने, है ये ग्रीन कलर का क्या बनाया मैंने? लिम्फेटिक सिस्टम। बिल्कुल, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर जो दूसरी है, दूसरी चीज मैं बना रही हूँ वो ये है, ये क्या बनाया मैंने भाई? वेन्स और आर्टरीज। वैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है जी। अब देखो, जो आपकी जो कैंसर बेसिकली क्या हो रहा है कि इधर कैंसर जाएगा, यहां से ब्रेक हुआ, ये लोकल जो यहाँ पे जो इन्वेजन हो रही थी, यहां से कैंसर सेल ब्रेक हुआ और लिम्फेटिक वेसल के अंदर चला गया, ठीक है, इधर ये होगा या यहाँ से ये कैंसर फैल के ब्लड वेसल्स तक इरोजन। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि क्या हुआ कि आपके कैंसर सेल्स इन्वेड कर रहे हैं, इधर लिम्फेटिक में चले गए, या यहाँ से इन्होंने जो है वो ब्लड वेसल्स को पकड़ा और आपके ब्लड के अंदर आ गए, वीनस ब्लड के अंदर आ गया आपके सेल, कैंसर सेल, ठीक है जी। या तीसरा तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल ये एपिथेलियम में है, जो ये एपिथेलियम जो है ये बॉडी कैविटी के साथ है, यहाँ से कैंसर सेल निकला और बॉडी कैविटी में लॉज हो गया कहीं पर भी, ठीक है, ये रूट नंबर 1 हो गया, ये रूट नंबर 2 हो गया और ये रूट नंबर 3 हो गया। क्या हो रहा है, अगेन सुन ले, कैंसर की जो मेन बॉडी है वहां से सेल रिमूव हुआ, टूटा, डिसलॉज हुआ, वहां से निकला और या तो लिम्फेटिक्स के थ्रू या लोकल बॉडी मतलब जो बॉडी कैविटीज है उसमें, या तीसरा ये कि ब्लड वेसल इन्वेट करके उसके अंदर एंटर होके डिस्टेंट जगह पे जाके दूसरा कैंसर बना देता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, अब मैंने आपको 3 चीजें बताई। अब आपके नोट्स में अगर आप देखो तो टिश्यू इन्वेजन के हवाले से वहां पे लोकल इन्वेजन अलग लिखा है, और उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास लिखा हुआ है या तो सीडिंग इन द बॉडी कैविटीज है, या लिम्फेटिक स्प्रेड है, या फिर हीमेटोजीनस स्प्रेड है, ठीक है। इन तीनों की एग्जांपल मैंने आपको दे दी।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर कैंसर तीनों तरफ से स्प्रेड करे। कुछ कैंसर्स होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी जो है वो लोकल इन्वेजन की ज्यादा होती है, वो लोकली इन्वेड करते हैं, ब्लड के थ्रू मेटास्टेसाइज नहीं करते। कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं जो मिलीमीटर इन डायमीटर के होते हैं, प्राइमरी ट्यूमर्स, लेकिन सेकेंडरी ट्यूमर्स बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, या तो लिम्फेटिक स्प्रेड करते हैं या वैस्कुलर स्प्रेड, यानी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह की है कि वो डायरेक्टली इन्वेजन करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, अपनी जगह पे रुकते ही नहीं, वहां पे बड़ा कैंसर बनाते ही नहीं। ठीक है, तो डिफरेंट होता है कैंसर। अब एक जुमला जो यूजुअली कैंसर के बारे में बोला जाता है, कैंसर डज नॉट नो हाउ टू बिहेव। समझ में आ रही है ये जुमला? समझ में आया? कैंसर डज नॉट नो हाउ टू बिहेव। You never know how this cancer is going to behave. बहुत सारे लोग होते हैं, अभी रिसेंटली मेरी खाला की डेथ हुई है और कैंसर से हुई है। पेशेंट को इतना हम सबको मुतमईन किया डॉक्टरों ने, बिल्कुल ठीक हो गई हैं, शी कैन डू एवरीथिंग व्हाट शी वांट्स, उनका अपना जो जॉब है उसको भी कंटिन्यू कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। हमारे पास 20-20 साल पुराने पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका हमने 20 साल पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अभी तक हमारे पास आ रहे हैं, दे आर परफेक्टली फाइन एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग। हमारी खाला के साथ क्या हुआ कि उनको 6 महीने भी नहीं गुजरे थे, उनको दोबारा से रिकरेंट कैंसर हुआ और इतना बुरा कैंसर हुआ कि सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी में फैल गया। उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं नहीं, हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने बोला भाई मुझे टाइम बता दो कि फाइनल टाइम कितना रह गया पेशेंट के पास। उन्होंने नहीं बताया। घर में मुझसे सबने पूछा, मैंने कहा बीइंग अ डॉक्टर और जो सिचुएशन जो मुझे लग रही है, 6 महीने से ज्यादा की कहानी नहीं है इनकी। ठीक है, ये मैंने अपने मुंह से अपने घर की बंदी के लिए ये लफ्ज बोला है कि 6 महीने से ज्यादा की स्टोरी नहीं है। एंड शी डाइड विद इन 2 months and 15 days। समझ में आ रही है? यानी 2.5 महीने के अंदर अंदर उनकी लाइफ खत्म हो गई। शी डाइड, मतलब शी वॉज अनेबल टू रिकवर एट ऑल। ठीक है, जब डॉक्टर से हमने बोला कि आपने तो ऐसे बोला था, तो उन्होंने ये कहा देखें जी कैंसर कैसे बिहेव करता है हमें नहीं पता, कैंसर कभी भी कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है, सो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कैंसर की, हम बहुत सारी कहानियां कर सकते हैं, बट हाउ दैट कैंसर इज गोइंग टू बिहेव वी नेवर नो, वी आर नेवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड वी कैन नॉट से कि भाई दिस 10 पॉइंट्स है, इन 10 पॉइंट्स के मुताबिक जो है वो कैंसर काम करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा और कोई चीज जो पूछनी है? आपने हैंड आउट शेयर कर रही हूँ मैं दोबारा से, कोई चीज पूछनी है तो बता दीजिए मुझे। हाँ जी, यहाँ तक हो गया। अब आ जाए, अच्छा यहाँ पे मेरे पास जो सवाल था एटलीस्ट मैं एक दफा उसको रीड आउट कर लूं कि वो आंसर हो गया या नहीं हो गया। मेरे से सवाल पूछा गया था, पहला सवाल ये था कि मेटास्टेसिस समझा दें डिटेल में, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्प्लांट इंटर कन्वर्टेबल किस तरह से होते हैं। वही वाली बात कि कैंसर कैसे बिहेव करता है वी नेवर नो, कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है, रेडिएशन हो सकती है, आपने कोई खाना ऐसा खाया है वो एक रीजन बन सकता है, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं जिसके नतीजे में आपको जो है वो क्या कहना चाहिए कि कैंसर इंटर कन्वर्टेबल हो जाता है, प्राइमरी कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी। अगेन जैसे मैंने आपको कहा, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि कैंसर की अगर 10 या 14 जनरेशंस हुई हैं, डिविजन्स की 14 जनरेशंस हुई हैं, तो हो सकता है कि किसी एक जनरेशन पे जो है कैंसर जो है अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके लोकल इन्वेजिव प्रॉपर्टी से निकल के मेटास्टेटिक प्रॉपर्टी की तरफ चला जाए। अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी जीन म्यूटेशन, किस लेवल पे किस तेजी के साथ कैंसर डेवलप हो रहा है, कितनी तेजी के साथ जीन में म्यूटेशन आ रही है, दैट इज द मेजर रीजन ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ द कैंसर्स। ठीक है जी, तो कैंसर्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, उनमें क्या म्यूटेशन आ रही है, किस वक्त कैसा माहौल बन रहा है, वो हम नहीं जानते। तो ये कहना कि हम जो है वो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन, मतलब हाउ वुड प्राइमरी कैंसर विल कन्वर्ट इनटू अ सेकेंडरी कैंसर, ये हम नहीं जानते, मतलब कोई भी रीजन पीछे हो सकता है। एक वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा मेटास्टेसिस के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, वो भी एक दफा देख लेंगे तो जरा सा और आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझने में। ये वीडियो यहाँ पे मैंने निकाल के रखी है।
ये कौन सा चैनल है जहां से मैंने ये वीडियो उठाई है, ये भी मैं बता दूं, पहले रेफरेंस देना है। मैकेनिज्म इन मेडिसिन के हवाले से इन्होंने कुछ मेरे ख्याल में पार्ट्स बना के कैंसर के हवाले से इन्होंने कुछ वीडियोस बनाई है। अगर आप चाहें तो इन इस बेसिकली मैकेनिज्म इन मेडिसिन पे जाके कैंसर की बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। जो आपके काम की इस वक्त मैंने आपके सवाल से रिलेटेड जो मैंने निकाली है वो ये वीडियो है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब इसके अंदर से ये देखिए, ये सेल निकला, इसने ब्लड वेसल को इन्वेड किया और ये जो है हिमेटोजीनस स्प्रेड इसका शुरू हो चुका है, ठीक है जी। अब ये अगर इसी जगह फॉर एग्जांपल इस जगह पे ये लोकलाइज टिश्यू अगर फॉर एग्जांपल इन्वेड कर देता है तो ये फिर लोकल इन्वेजन कहलाएगी, ठीक है। इस वक्त तो ये मेटास्टेसिस हो रही है। अब देखिए यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स भी मौजूद हैं, अगर तो ये यहाँ से मूव करके लिम्फेटिक्स में आ जाता है लिम्फ वेसल्स के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर वो लिम्फेटिक स्प्रेड हो जाएगा। इस वक्त ये हेमाटोजीनस स्प्रेड की बात हो रही है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ये, ठीक है जी। ये कोलेजन फाइबर्स हैं, इनको ये ब्रेक करता है बाय रिलीजिंग अ कंपोनेंट विच इज नोन एज MMP करके कुछ नाम है, मैं अभी आपको बताती हूँ उसका। कोई ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली चेंजेस क्रिएट करते हैं और इन चेंजेस के नतीजे में न्यूक्लियस से आपको मिलता है एक कंपोनेंट जो आप जैसे अभी जो कोई मुझसे सवाल पूछ रहा था ना कि प्राइमरी ट्यूमर जो है वो सेकेंडरी ट्यूमर में कैसे कन्वर्ट होता है, तो MMP जो है ये मेटालोप्रोटीएज एंजाइम होते हैं, ये रिलीज होते हैं यहाँ से ट्यूमर सेल से, ठीक है जी। ये लोकली जो है आपका जो टिश्यू है, ब्लड वेसल की वॉल हो गई या जो सराउंडिंग टिश्यू का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये इसको ब्रेक करते हैं। अब इसके बाद ऑब्वियसली ट्यूमर सेल जो अपनी जगह छोड़ता है और सराउंडिंग टिश्यू में चला जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल उस जगह से उठ के यहाँ तक आए तो ये लोकल इन्वेजन कहलाएगी। वहां से निकल के अगर ये ब्लड वेसल तक पहुंच गया तो ये फिर हिमेटोजीनस स्प्रेड करवा देगा, ठीक है जी। एपिथेलियल सेल के दरमियान से सेल्स जिस तरह से ल्यूकोसाइट स्क्वीज करते हैं, उसी तरह से अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई है तो एपिथेलियल सेल के दरमियान से कैंसर सेल स्क्वीज करके सर्कुलेशन में आ जाता है। मैम ये जो लोकल इन्वेजन आपने बताया फिर से बताइएगा। वीडियो दिखा दूं दोबारा, एक मिनट रुको, जी जी। पहले ये वीडियो खत्म हो जाए फिर मैं। अब ये देखो, ट्यूमर सेल किसी भी जगह कोई भी उसको जगह मिलेगी वो वहीं पे जाके चिपक जाएगा और जब वो चिपक जाएगा तो वहां पे लोकली जो है वो फिर मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा जहां भी उसको सेटल होने का मौका मिल गया। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लड वेसल के जो सेल्स हैं उनके दरमियान में वीक एडहेजन है, यहाँ रोलिंग हुई, रोलिंग होने के बाद अगेन अटैचमेंट सिक्योर हुई जैसे ल्यूकोसाइट्स की होती थी इन्फ्लेमेशन में, वहां से ये मूव करके अंदर आया। अब ये दूसरे टिश्यू अब तेजी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकेंडरी कैंसर बना है जो ब्लड के थ्रू मूव करके दूसरे टिश्यू में आया और कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आई? yes. अब्दुल्ला, ठीक है। अब ये जो है देखो लोकल इन्वेजन देख लो आप, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जीन से जो है वो नए प्रोटीन्स बन रहे हैं, ये मेटालोप्रोटीएज कहलाते हैं। ये मेटालोप्रोटीएज जो है वो क्या करते हैं, आपको जो सराउंडिंग टिश्यू होता है उसके अंदर जो कोलेजन फाइबर है जो अपने कैंसर को अपनी जगह पे रख रहा होता है, ये उसको ब्रेक कर देता है। से फॉर एग्जांपल ये कैंसर की कैप्सूल है, इस कैप्सूल को डिग्रेड कर देगा ये। जब ये कैंसर की कैप्सूल डिग्रेड हो जाएगी तो अब ये सराउंडिंग टिश्यू के अंदर कैंसर आ गया, ठीक है। दिस इज लोकल इन्वेजन, ठीक है, सही क्लियर है? यस मैम। ऑलराइट। अगर चाहो तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो इस साइट पे जाके कैंसर की बाकी वीडियोस भी देख लेना आप लोग, तो आपकी और जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो थ्योरी में लिखा हुआ उसके हिसाब से ये कैंसर मतलब आप और मतलब इजी आपके लिए हो जाएगा उसको कॉम्प्रिहेंड करना, ठीक है। yes. अच्छा,